हमारा टॉपिक है वो है एवीएल ट्री। एवीएल ट्री में हम देखेंगे कि बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है, ड्रॉबैक ऑफ बाइनरी सर्च ट्री, किस तरह हम बाइनरी सर्च ट्री को इम्प्रूव कर सकते हैं, एवीएल ट्री क्या होता है, रोटेशन इन एवीएल ट्री, और किस तरह हम एक एवीएल ट्री क्रिएट कर सकते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं हम बाइनरी सर्च ट्री के बारे में। बाइनरी सर्च ट्री बेसिकली हमारे पास ऐसा ट्री होता है जिसके मैक्सिमम नंबर ऑफ चाइल्ड कितने होते हैं, 2 होते हैं, या कोई भी नहीं होता, या 2 होती हैं, या 1 होता है, 2 से ज़्यादा चाइल्ड नहीं हो सकते। तो अब ये हमारे पास एक बाइनरी सर्च ट्री बना हुआ है जिसमें ये हमारा रूट एलिमेंट है 40। तो अब हम क्या करते हैं कि हमने की एलिमेंट फाइंड करना है 30। तो 30 हम इस ट्री में फाइंड करेंगे। इसके लिए हम इसमें कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहले ये 30 रूट नोड के साथ कंपेयर होगा। तो 30 40 से लेस देन है, इसलिए हम लेफ़्ट साइड पे चले जाएंगे। अब ये 30 20 से कंपेयर होगा। तो 30 जो है 20 से ग्रेटर है, इसलिए हम इसकी राइट साइड पे चले जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा 30 लास्ट नोड था, 30 30 के इक्वल हो गया। इसके अलावा इसके कोई नोड नहीं है, यानी ये नल है, आगे से इसके कोई चाइल्ड नहीं। तो यहाँ पे हमें अपना की एलिमेंट मिल गया। तो अगर हम देखें हमने कितने कंपैरिजन किए हैं, 1 2 और 3, तीसरे तीसरे कंपैरिजन पे हमें अपना की एलिमेंट मिल गया। इसी तरह अगर हम बात करें, हमने एक की सर्च करनी है 60, की एलिमेंट अपना सर्च करना है 60। तो अगर हम इस ट्री में कंपैरिजन करें, तो सबसे पहले ये 60 इस रूट नोड के साथ कंपेयर होगा। तो 60 40 से बड़ा है, इसलिए हम इसकी राइट साइड पे चले जाएंगे। राइट साइड में ये 50 के साथ कंपेयर होगा। तो 50 60 से ग्रेटर है, इसलिए फिर से हम इसकी राइट साइड पे चले जाएंगे। राइट साइड पे जाने के बाद हमें यहाँ पे अपना 60 मिल जाएगा। तो अगर हम देखें तो इसमें भी हमें कितने कंपैरिजन करने पड़े हैं सर्चिंग के लिए, 3 कंपैरिजन। अब हम कहते हैं हमारे पास एक की है 32 हमने फाइंड करना है। तो अगर हम 32 को इस ट्री में फाइंड करने की कोशिश करें, सबसे पहले ये हमारे रूट नोड के साथ कंपेयर होगा। तो 32 40 से लेस देन है, इसलिए हम इसकी लेफ़्ट साइड पे चले जाएंगे। लेफ़्ट साइड पे जाने के बाद हम इसको 20 से कंपेयर करेंगे। 20 से बड़ा है 32, इसलिए हम इसकी राइट साइड पे आ जाएंगे। राइट साइड पे आने के बाद अब 30 के बाद कोई भी हमारे पास नोड नहीं है, ठीक है। 30 के बाद कोई भी हमारे पास चाइल्ड वगैरह नहीं है। तो ये जो हमें हमारी की है अनसक्सेसफुल है, हमें नहीं मिली। तो हम कह सकते हैं कि किसी मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कंपैरिजन किसी भी सर्चिंग के लिए जो हमें रिक्वायर्ड होते हैं, वो डिपेंड करते हैं ट्री की हाइट पर। अगर हम देखें तो हमारे ट्री की हाइट क्या थी। अगर जनरली हम वैसे 0 से स्टार्ट करते हैं ट्री की हाइट को, लेकिन इधर मैंने 1 से स्टार्ट किया हुआ है। तो अगर हम देखें ये 1 है, ये 2, ये 3, तो हमारे ट्री की हाइट कितनी है 3, और हमें कितने कंपैरिजन लगे हैं किसी भी की को फाइंड करने के लिए, 3। जो हमारा बाइनरी सर्च ट्री होता है वो यूज़फुल होता है सर्चिंग के लिए। और किसी भी हमारा जो बाइनरी सर्च होता है, बाइनरी सर्च ट्री होता है सॉरी, उसकी जो हाइट होती है वो मिनिमम लॉग n होती है और मैक्सिमम n होती है। अब हम बात करते हैं ड्रॉबैक ऑफ बाइनरी सर्च ट्री के। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ कीज़ थी जिससे मैंने एक बाइनरी सर्च ट्री बना लिया। की में क्या था 30, तो 30 वैसे ही हमारा रूट एलिमेंट आ गया। उसके बाद क्या था 40। अब हम इसको कंपेयर करेंगे अपने रूट नोड के साथ। तो 40 इससे ग्रेटर था, इसलिए हम इसकी राइट साइड पे चले गए। इसके बाद हम बात करें, हमारे पास 10 आ जाता है। तो 10 इस रूट नोड के साथ कंपेयर हुआ, इससे लेस देन था, इसलिए हम इसकी लेफ्ट साइड पे चले गए। अब 50 की बारी आ गई। 50 सबसे पहले रूट नोड के साथ कंपेयर होगा। 50 30 से बड़ा है, इसलिए राइट साइड पे चले जाएंगे। अब 40 के साथ कंपेयर होगा। 40 से बड़ा है 50, इसलिए इसकी राइट साइड पे जाके हमने 50 लिख दिया। उसके बाद 20, तो 20 अब कंपैरिजन करेंगे पहले रूट नोड के साथ, यानी हमने रूट नोड से लेके जितने भी उसके दरमियान में हमारे एलिमेंट्स आते जाएंगे उनके साथ हम कंपेयर करेंगे। तो 20 को सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे 30 के साथ। तो 30 से वो छोटा है, इसलिए हम उसकी लेफ़्ट साइड पे चले जाएंगे। अब लेफ़्ट साइड पे हमारे 10 है। तो 10 से जब उसको कंपेयर करेंगे तो 20 बड़ा है 10 से, इसलिए उसकी राइट साइड पे हम चले जाएंगे। इस तरह ये हमारे पास बाइनरी सर्च ट्री बन जाएगा। और एट द एंड अगर हम कोई और एलिमेंट ऐड करते हैं लाइक 50, अब 50 ऑलरेडी हमारे नोड में मौजूद था, इसलिए हम इसको नहीं इंसर्ट करेंगे। बाइनरी सर्च ट्री में हम डुप्लीकेट को इंसर्ट नहीं करते। उसके बाद अगर हम बात करें इस ट्री के हाइट की, तो ये लॉग n हो सकती है मिनिमम। तो टाइम टेकन हमें जो इस ट्री में सर्चिंग के लिए लगेगा, ठीक है, किसी भी की को, वो डिपेंड करता है इस ट्री की हाइट पर। हमारे पास यही सेम नंबर ऑफ़ कीज़ है। मैं क्या करता हूँ, इनको एक दूसरे ऑर्डर में मैंने इनको लिख लिया। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसका ट्री बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास रूट एलिमेंट आ जाएगा 50। उसके बाद 40 को कंपेयर करेंगे 50 से, तो लेस देन है तो इसकी लेफ्ट साइड पे चला जाएगा। फिर 35 को कंपेयर करेंगे 50 से, छोटा है लेफ्ट साइड पे। फिर 40 से छोटा है लेफ्ट साइड पे। इस तरह हमारा एक ट्री क्रिएट हो जाएगा। अब ये जो ट्री क्रिएट हुआ है, इसमें अगर हम सर्च की बात करें, ये हमारा सिमिलर हो गया। इसका ड्रॉबैक क्या है कि ये बिल्कुल हमारी लिंक लिस्ट की तरह बन गया। अगर इसमें हम सर्च की बात करें तो ये हमारी लीनियर सर्च बन गया। अगर हमने फर्ज करो कि एलिमेंट
फाइंड करना है 5, अपना की एलिमेंट 5 फाइंड करना है। तो हमें बेसिकली कितने कंपैरिजन लगेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7, टोटल हमें कंपैरिजन लगेंगे 7। यानी कि ये हमारा सिमिलर टू लीनियर सर्च बन गया। और जो हाइट है वो हमारे नॉट अंडर कंट्रोल, हमारे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि अगर इससे भी छोटे एलिमेंट्स आते जाएंगे तो वो लेफ़्ट साइड पे पुट करता जाएगा हमारा जो ट्री है। आप अपने बाइनरी सर्च ट्री को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मेरे पास कुछ कीज़ गिवन है 30 20 10, अगर मैं इनके पॉसिबल ऑर्डर्स की बात करूँ कि कितने पॉसिबल ऑर्डर्स में मैं इनको लिख सकता हूँ, तो ये हमारे पास 3 कीज़ गिवन है। मैं इनका फैक्टोरियल लूँगा तो ये हमारे पास 6 पॉसिबल ऑर्डर्स बनेंगे। तो अगर मैं ऑर्डर की बात करूँ 30 20 10 और उससे अपना बाइनरी ट्री बनाने की कोशिश करूँ, तो कुछ इस शेप का हमारा बाइनरी ट्री बनेगा। अगर हमारा ऑर्डर हो 30 10 20 और उससे बाइनरी ट्री बनाऊँ तो कुछ इस शेप का बनेगा। अगर हमारा ऑर्डर हो 10 30 20 तो कुछ इस शेप का हमारा ट्री बनेगा। और अगर हमारा ऑर्डर हो 10 20 30 तो कुछ इस शेप का हमारा ट्री बनेगा। अभी हमारे पास 4 ऑर्डर हो गए। जो मज़ीद हमारे पास 2 ऑर्डर हैं कीज़ को लिखने के, 20 10 या 30 या 20 30 10, अगर उससे हम अपना ट्री बनाएं तो कुछ इस शेप का हमारा ट्री बनेगा। तो हम कह सकते हैं फॉर सेम कीज़ वी कैन गेट डिफरेंट शेप बाइनरी ट्री। हम सेम कीज़ के लिए मुख्तलिफ शेप के बाइनरी ट्रीज गेट कर सकते हैं, जो कि मैक्सिमम हाइट के भी हो सकते हैं और मिनिमम हाइट के भी हो सकते हैं। लेकिन हम अपना बाइनरी सर्च ट्री इम्प्रूव करने के लिए मिनिमम हाइट ट्री को प्रेफर करते हैं, यानी कि हमें मिनिमम हाइट ट्री चाहिए होता है। हमारे पास जो मुख्तलिफ शेप के बाइनरी ट्रीज आए हैं उनकी हाइट की बात करें, तो अगर मैं इस ट्री की हाइट की बात करूं तो ये हमारे पास 1 2 3 इसकी हाइट बनी है। अगर इस ट्री की बात करूं तो इसकी हाइट भी हमारे पास 3 बनेगी। अगर इस ट्री की बात करूं तो हमारे पास इसकी भी हाइट 3 बनेगी। अगर इस ट्री की बात करूं तो हमारे पास इसकी भी हाइट 3 बनेगी। और अगर इस ट्री की हाइट की बात करूँ तो हमारे पास इसकी मिनिमम हाइट बनेगी, यानी कि हमारे पास इसकी हाइट बनेगी 1 2। यानी ये जो ऑर्डर वाला हमारा ट्री है ये सबसे मिनिमम हाइट का, और हम प्रेफर क्या करते हैं, मिनिमम हाइट वाले ट्री को। अब हम किस तरह इन ट्रीज़ को मिनिमम हाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम देखें ये जो हमारे पास मिनिमम हाइट वाला ट्री आया है और ये कुछ इस ऑर्डर का जो हमारा ट्री बना है, तो अगर हम सपोज करें ये हमारी एक रोप है, अगर हम इसको कुछ इस तरह रोटेट कर दें, लाइक हम एक रस्सी की तरह इसको खींच रहे हैं, तो क्या होगा, हमारा जो 30 होगा वो नीचे आ जाएगा, 20 हमारा ऊपर चला जाएगा और 10 हमारा इधर आ जाएगा। लाइक हमारे पास सेम इस तरह की शेप बन जाएगी, 30 इधर 20 इधर 10 इधर। अगर हम इस शेप के ट्री को देखें तो हमें इसमें 2 रोटेशन परफॉर्म करनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो हमें यहाँ से अगर सपोज करें ये हमारे पास रस्सी है, तो हम इसको थोड़ा सा नीचे खींचेंगे तो क्या होगा, 10 नीचे आ जाएगा, 20 हमारा इधर चला जाएगा। उसके बाद सेम यही शेप आ जाएगी तो हम इस पर फिर से रोटेशन परफॉर्म करेंगे। लाइक ये हमारे पास रोप है, अगर हम इसको खींचेंगे 30 इधर आ जाएगा, 20 इधर चला जाएगा, 10 इधर आ जाएगा। और इस तरह हम अपने मिनिमम हाइट वाले ट्री को बना सकते हैं। यानी कि हम अपने बाइनरी सर्च ट्री को इम्प्रूव कर सकते हैं रोटेशन के थ्रू। हम देखें जैसे मैंने बताया है कि फॉर सेम कीज़ के लिए हम डिफरेंट शेप के बाइनरी ट्रीज गेट कर सकते हैं, जो कि हमारे पास मैक्सिमम हाइट के हो सकते हैं या मिनिमम हाइट के, लेकिन हम प्रेफर करते हैं मिनिमम हाइट को। मिनिमम हाइट में कन्वर्ट करने के लिए हम परफॉर्म करते हैं रोटेशन। अब बात आ जाती है जो हमारे पास रियल सिनेरियोज में ट्रीज होते हैं, उनमें तो थाउजेंड और मिलियंस ऑफ वैल्यूज होती हैं, तो हम रोटेशन कितनी नोट्स पर परफॉर्म करते हैं, तो हम जो रोटेशन है वो सिर्फ 3 नोड्स पर परफॉर्म करते हैं। अगर हम देखें हमारे पास एवीएल ट्री क्या होता है, हाइट बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री। जो हमारे पास बाइनरी सर्च ट्री होता है उसकी हाइट को अगर हम बैलेंस कर दें तो हमारे पास एवीएल ट्री बनता है। तो एवीएल ट्री का अगर हम बैलेंस फैक्टर देखें, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। जो हमारा लेफ्ट सब ट्री होता है और राइट सब ट्री होता है, अगर हम उसको माइनस करें तो अगर हमारा जो बैलेंस फैक्टर है -1 0 या 1 के दरमियान आए तो हमारा जो ट्री है वो बैलेंस है। हमारे पास कुछ ट्रीज़ गिवन है, मैं देखूंगा कि क्या ये हमारे पास बैलेंस बाइनरी ट्रीज़ हैं या अनबैलेंस बाइनरी ट्रीज़। अगर हमारा जो बैलेंस फैक्टर है -1 0 1 के दरमियान आएगा तो हमारे ट्रीज़ बैलेंस होंगे। अगर इनके दरमियान नहीं आएगा तो ट्री हमारा अनबैलेंस होगा। तो अगर हम इस नोड से स्टार्ट करें, इसके लेफ्ट सब ट्री की हाइट को अगर हम देखें, इसका लॉन्गेस्ट पाथ देखें, तो हमारे पास 1 2, यानी हमारा लेफ्ट साइड पे इसका लॉन्गेस्ट पाथ क्या है 2। अगर राइट साइड पे देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है 1 और 2, लॉन्गेस्ट पाथ इसका राइट साइड से भी क्या है 2। और ये इसको इक्वल करें 2 माइनस ट्री को, यानी हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री, तो हमारे पास इक्वल आया है 0 के, यानी हम यहाँ से हमारा ट्री क्या है बैलेंस है। अगर हम इस नोट को देखें तो इसके लेफ़्ट साइड पे लॉन्गेस्ट पाथ हमारे पास क्या है 1 है, और राइट साइड पे इसका कोई पाथ ही नहीं, यानी कि 0 है। राइट साइड पे 1 माइनस 0 इक्वल होता है 1 के, यानी कि जो हमारा ट्री है यहाँ से भी क्या है बैलेंस है।
अगर हम इस नोड की बात करें तो इसके राइट साइड पे भी कोई पाथ नहीं और ना ही लेफ़्ट साइड पे कोई पाथ है, यानी 0 माइनस 0 इक्वल होता है 0 के, यानी कि यहाँ से भी हमारा ट्री बैलेंस है। अगर हम इस नोड की बात करें तो इसके लेफ़्ट सब ट्री की साइड पर एक हमारा पाथ जा रहा है, यानी कि 1 माइनस, और अगर राइट साइड पे देखें तो हमारे पास कोई पाथ नहीं, 1 माइनस 0 इक्वल होता है हमारे पास 1 के, यानी कि यहाँ से भी हमारा ट्री बैलेंस है। अगर इस नोड को देखें तो इसके ना लेफ़्ट पर कोई है ना राइट पर कोई, तो 0 माइनस 0 हमारे पास क्या होता है 0, यानी कि यहाँ से भी हमारा ट्री बैलेंस है। और ये हमारे पास क्या है, एक बैलेंस्ड बाइनरी ट्री है, यहाँ इसे हम एवीएल ट्री भी बोल सकते हैं। हम इस ट्री को देखते हैं तो यहाँ पर जो हमारे पास इस नोड का लेफ़्ट साइड पर हमारे पास लॉन्गेस्ट पाथ है वो क्या है 1 2 3, और अगर राइट साइड पे देखें तो हमारे पास क्या है 1, तो 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, यानी कि ये हमारे पास बैलेंस फैक्टर से बाहर एक डिजिट आ गया है जो कि है 2, तो यहाँ से हमारा ट्री क्या है, अनबैलेंस है। अगर हम इस नोड की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे लेफ़्ट साइड पर कोई नोड नहीं है, कोई पाथ नहीं जा रहा, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास 0, और अगर राइट साइड पे देखें तो हमारे पास लॉन्गेस्ट पाथ क्या है 1 2, 0 माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2, यहाँ यानी कि यहाँ से भी हमारा ट्री क्या है, अनबैलेंस है। अगर हम इस नोड की बात करें तो ना इसके राइट पर कोई है ना लेफ़्ट पर कोई है, 0 माइनस 0 तो इक्वल होता है 0 के, यहाँ यानी कि यहाँ से हमारा ट्री बैलेंस है। अगर हम इस नोड की बात करें तो इसके लेफ़्ट साइड पर हमारे पास क्या है, एक पाथ जा रहा है, एक माइनस, और यहाँ राइट साइड पे कोई पाथ नहीं जा रहा, 1 माइनस 0 इक्वल टू 1, यानी कि यहाँ से भी हमारा ट्री बैलेंस है। और अगर हम इस नोड की बात करें तो ना इसके लेफ़्ट पर कोई है ना राइट पर कोई, यानी कि ये हमारे पास क्या होगा 0 इसका बैलेंस फैक्टर, यानी कि यहाँ से भी हमारा ट्री बैलेंस है। अब हमारे पास यहाँ से एक ट्री अनबैलेंस हुआ है और यहाँ से ट्री अनबैलेंस हुआ है, तो हमारे पास बेसिकली क्या है, अनबैलेंस ट्री है। इस ट्री को देखें तो हमारे पास इसका लेफ्ट सब ट्री पे अगर लॉन्गेस्ट पाथ देखें हमारे पास क्या है 1 1 माइनस, यानी हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री। अगर राइट साइड पे हमारे पास लॉन्गेस्ट पाथ देखें तो 1 2 3, हम यहाँ पर नोड को नहीं गिनते, हम लॉन्गेस्ट पाथ को देखते हैं। अगर हम राइट साइड पे इसके नोड को गिने तो वो हमारे पास 1 2 3 4 बनते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, इसके लॉन्गेस्ट पाथ को देखते हैं। तो हमारे पास अगर राइट साइड पे देखें लॉन्गेस्ट पाथ क्या बन रहा है 1 2 3, यानी 1 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 2, यानी कि यहाँ से भी हमारा ट्री क्या है, अनबैलेंस है। अगर इस नोड की बात करें तो ना इसके लेफ़्ट पर कोई है ना राइट पर कोई, तो ये हमारे पास क्या होगा, इसका बैलेंस फैक्टर 0, यानी कि यहाँ से हमारा ट्री क्या है, बैलेंस है। अगर इस नोड की बात करें तो इसके लेफ़्ट साइड पर हमारे पास क्या है, एक पाथ है, और अगर राइट साइड पर देखें तो हमारे पास क्या है, लॉन्गेस्ट पाथ 2 है, 1 माइनस 2 इक्वल टू माइनस 1, यानी कि यहाँ से भी हमारा ट्री बैलेंस है। अगर हम इस नोड की बात करें तो हमारे पास ना लेफ़्ट पर कोई है ना राइट पर कोई, यानी कि यहाँ पे हमारा बैलेंस फैक्टर 0 है, यानी यहाँ से हमारा ट्री बैलेंस है। अगर हम इस नोड की बात करें तो हमारे पास लेफ़्ट पर कोई भी नहीं है, लेकिन राइट पर हमारे पास एक पाथ है, तो 0 माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1, यानी कि यहाँ से हमारा ट्री बैलेंस है। अगर हम इस नोड की बात करें तो हमारे पास क्या है, लेफ़्ट पर भी कोई नहीं, राइट पर भी कोई नहीं, यानी कि यहाँ पे क्या है 0, लेकिन यहाँ से हमारा ट्री अनबैलेंस हो गया है। अगर हम देखें इस ट्री में तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया था, बैलेंस फैक्टर -2, यानी कि यहाँ से हमारा ट्री क्या हो गया, अनबैलेंस, जो कि पूरे ट्री को क्या बना रहा है, अनबैलेंस बाइनरी सर्च ट्री। हम देखेंगे कि किस तरह हम रोटेशन के थ्रू अपने ट्री को बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री बनाते हैं, या हम कह सकते हैं एवीएल ट्री किस तरह हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। हम अपने एवीएल ट्री में रोटेशन की बात कर लेते हैं। तो इनिशियली मेरे पास दो कीज़ थी, 30 और 20, तो कुछ इस शेप का हमारा ट्री बन गया। अब सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि इसका बैलेंस फैक्टर क्या है। अगर हम इस नोड को देखें तो इसके लेफ़्ट पर भी कोई पाथ नहीं है और ना इसके राइट पर कोई पाथ है, तो इसलिए इसका जो बैलेंस फैक्टर है वो क्या है, 0 है। अगर हम इस नोड की बात करें तो इसके लेफ़्ट पाथ पे क्या है, 20 है, यानी एक जो हमारा है वो पाथ जा रहा है, तो लेफ़्ट साइड पे 1 है, माइनस राइट साइड पे अगर हम देखें तो इसका कोई पाथ नहीं, 0, तो ये इक्वल हो गया है 1 के, यानी कि ये जो इनका बैलेंस फैक्टर है वो बैलेंस है, इसलिए जो हमारा ट्री है वो ट्री की शेप बन रही है वो बैलेंस है। अब हम क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं इसमें एक न्यू की को, जो कि है 10। अब जब मैं इसमें 10 इंसर्ट करूँगा तो 30 तो वैसे ही आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास 20 भी राइट साइड पे वैसे ही आ जाएगा। अगर 10 को हम अपने रूट नोट के साथ कंपेयर करें तो वो जो 10 है वो 30 से छोटा है, इसलिए हम उसकी लेफ़्ट साइड पे चले जाएंगे। अब 20 के साथ जब 10 कंपेयर होगा तो उससे छोटा है, इसलिए इसकी लेफ़्ट साइड पे चला जाएगा। अगर अब हम इसका बैलेंस फैक्टर चेक करें तो इस नोट का जो बैलेंस फैक्टर है, इसके लेफ़्ट पर भी कोई पाथ नहीं है और ना राइट पर कोई पाथ है, तो इसका जो बैलेंस फैक्टर है वो क्या है, 0 है।
अगर इस नोड की बात करें तो इसके लेफ़्ट पर हमारा एक पाथ है यानी 1 है, और माइनस राइट साइड पर देखें तो कोई पाथ नहीं, इसलिए इसका क्या है, राइट साइड पर पाथ 0 है। तो इसको अगर हम करें तो इसका बैलेंस फैक्टर हमारे पास क्या बनता है, 1। अगर इस नोड की बात करें तो इसके लेफ़्ट पर हमारे पास 2 पाथ बन रहे हैं, 2। और अगर राइट साइड पर देखें तो इसका कोई पाथ नहीं है, यानी राइट साइड पर कोई इसका चाइल्ड नहीं जा रहा है, तो इसलिए इसका पाथ क्या है, राइट साइड पे 0। तो अगर हम देखें इसका बैलेंस फैक्टर हमारे पास क्या आ गया है, 2, जो कि अनबैलेंस है, क्योंकि हमारा जो बैलेंस फैक्टर है वो -1, 0 और 1 के दरमियान होना चाहिए। अब ये हमारे पास किस टाइप का अनबैलेंस हुआ है, अगर हम देखें अपनी लास्ट नोट को, जो कि हमारे पास क्या थी, 10। तो अगर हमने देखें तो हमने इसको लेफ़्ट साइड पे इंसर्ट किया था। तो अगर हम देखें तो ये हमारे पास एल एल इम्बैलेंस बना है, क्योंकि ये हमारे पास दोनों नोट्स क्या हैं, लेफ़्ट साइड पर हैं। तो ये हमारे पास लेफ़्ट है, ये भी हमारे पास लेफ़्ट है। तो यहाँ पर हमारे पास जो इम्बैलेंस हुआ है वो एल एल इम्बैलेंस है। तो अब हम क्या करेंगे, जो रोटेशन परफॉर्म करेंगे वो भी हम एल एल रोटेशन परफॉर्म करेंगे, जिससे क्या होगा, ये जो हमारा ट्री है वो बैलेंस हो जाएगा। एल एल रोटेशन की बात करें तो कुछ इस टाइप से हम इसको रोटेट कर देंगे। तो जिससे क्या होगा, हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक रोप है, तो हम इसको ऐसे नीचे खींचेंगे लाइक इस तरह। तो 30 क्या होगा, इधर आ जाएगा। तो अगर मैं इसको बनाऊं, यहाँ पर हमारे पास 30 आ जाएगा। उसके बाद अगर हम इस रस्सी को खींच रहे हैं तो 30 इधर आ जाएगा, 20 ऊपर चला जाएगा लाइक इस तरह। 20 ऊपर आ गया, और 20 ऊपर आ गया तो जो 10 है वो 20 की जगह आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे कुछ हमारा इस टाइप का ट्री बनेगा। ये बिल्कुल वैसे ही था, बस हमने एक ऐसे रस्सी की तरह इसको खींच दिया। यहाँ से हमारे पास एक रोप थी, उसको हमने खींचा, तो ये हमारा कुछ इस शेप का ट्री बन गया। अब हमने इसमें क्या रोटेशन परफॉर्म की है, एल एल रोटेशन। तो अगर हम अब इसका बैलेंस फैक्टर चेक करें तो इसके लेफ़्ट पर भी कोई चाइल्ड नहीं है, राइट पर भी कोई चाइल्ड नहीं है। हमारे पास जो बैलेंस फैक्टर इसका बनेगा वो होगा 0। अगर इस नोड की बात करें, इसका भी बैलेंस फैक्टर जो हमारे पास बनेगा वो होगा 0। और अगर हम इस नोड की बात करें, इसके लेफ़्ट साइड पर लॉन्गेस्ट पाथ हमारे पास क्या है, 1 है। और राइट साइड की बात करें तो लॉन्गेस्ट पाथ हमारे पास क्या है, 1 है। तो अगर बैलेंस फैक्टर की बात करें तो 0। अब हमारा जो ट्री है वो एल एल इम्बैलेंस था, इसलिए हमने उस पर एल एल रोटेशन परफॉर्म की। एल एल रोटेशन परफॉर्म करने के बाद जो हमारा ट्री है वो बैलेंस हो गया। जो हमारे पास की थी वो 10 और 20 थी, जिससे कुछ इस शेप का हमारा जो ट्री है वो बन रहा था। अगर इसके बैलेंस फैक्टर को चेक करें तो इसके लेफ्ट पर भी कोई पाथ नहीं, राइट पर भी कोई पाथ। तो ये जो हमारी नोड है इसका बैलेंस फैक्टर 0 है, यानी कि यहाँ से ये हमारे पास क्या है, बैलेंस है। अगर हम इस नोड की बात करें तो इसके लेफ्ट पर कोई पाथ नहीं, यानी कि क्या है, 0 है। और अगर राइट साइड पर देखें तो हमारे पास एक पाथ है, यानी 0 -1, तो हमारे पास क्या बना, -1, यानी कि यहाँ से भी हमारी नोड जो है वो बैलेंस है, हमारा जो ट्री की शेप है वो बैलेंस है। अगर मैं इसमें एक और की इंसर्ट कर देता हूँ लाइक 30। तो अब 30 को सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे अपने रूट नोड के साथ। 30 10 से बड़ा है, इसलिए इसकी राइट साइड पे हम चले जाएंगे। अब ये 20 से कंपेयर होगा, तो 30 20 से भी बड़ा है, इसलिए इसकी राइट साइड पर चला जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 30 इंसर्ट हो गया। अगर अब हम इसका बैलेंस फैक्टर चेक करें तो हमारे लेफ्ट और राइट पर कोई पाथ नहीं, इसके लिए इसलिए इसका जो बैलेंस फैक्टर है वो क्या है, 0 है। अगर इस नोट की बात करें तो इसके लेफ्ट पर कोई पाथ नहीं है, तो इसलिए वो 0 है। राइट पर देखें तो हमारे पास एक पाथ आ गया है, 0 -1, तो क्या बना, -1। यहाँ से भी हमारा जो नोड है या ट्री की शेप है वो बैलेंस है। हम इस नोड की बात करें तो इसके लेफ्ट पर कोई पाथ नहीं है। अगर राइट पर देखें तो हमारे पास जो पाथ है वो क्या है, 2 है। तो 0 -2 अगर हम करें तो हमारे पास क्या बनता है, -2, जो कि हमारे बैलेंस फैक्टर से आउट है। तो इसलिए जो हमारा ट्री है वो इम्बैलेंस हो गया है। लेकिन अब कौन से टाइप का इम्बैलेंस हुआ है, अगर हम देखें, अब हमने जो लास्ट की इंसर्ट की थी वो राइट साइड पर इंसर्ट हुई। तो अगर हम इससे प्रीवियस की को देखें तो वो भी राइट पर है। तो यानी जो हमारा ट्री अनबैलेंस हुआ है या इम्बैलेंस हुआ है वो आर आर इम्बैलेंस हुआ है, यानी हमारा ट्री जो है वो राइट राइट इम्बैलेंस हो गया। तो अब इसको करेक्ट करने के लिए जो हम रोटेशन परफॉर्म करेंगे वो भी आर आर होगी, यानी कि हम इस साइड पे रोटेशन परफॉर्म करेंगे। हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पर ये हमारे पास रोप है, तो हम इसको कुछ इस तरह खींचेंगे, इस तरह। तो यहाँ पर भी मैं शेप बना लेता हूँ। तो यहाँ पर ऐसे इसको रस्सी की तरह खींचने से क्या होगा, जो 20 है वो ऊपर चला जाएगा, लाइक हमारे पास इस तरह आ जाएगा 20। और जो 10 है वो 20 के साथ ही जुड़ा हुआ है ना, तो 10 इसके नीचे आ जाएगा लाइक इस तरह, 20 सॉरी 10। और जो 30 है वो यहाँ पर आ जाएगा 20 की जगह, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 30। अगर अब हम अपने बैलेंस फैक्टर को चेक करें तो यहाँ पर लेफ़्ट राइट पर कोई पाथ नहीं है, तो ये 0 है। लेफ़्ट राइट पर कोई पाथ नहीं, 0 है।
लेफ़्ट पर एक पाथ है और राइट पर भी एक पाथ है, लेकिन बैलेंस फैक्टर हमारे पास क्या है, 0 है। यानी कि ये जो हमारे पास आफ्टर जब हमने आर आर रोटेशन परफॉर्म की है, आर आर रोटेशन, तब हमारे पास जो ट्री की शेप बनी है वो ये बनी है और ये क्या है, बैलेंस है। अब जो हमारे पास कीज़ थी वो 30-10 के ऑर्डर में थी, तो जो उससे हमारी ट्री की शेप बनेगी वो कुछ इस तरह होगी। अगर हम इसके बैलेंस फैक्टर को चेक करें तो ये जो हमारे पास 10 वाली नोड है, इसके लेफ़्ट राइट पर कोई पाथ नहीं, तो इसका जो बैलेंस फैक्टर होगा वो 0 होगा। अगर इस नोड की बात की जाए 30 की, तो इसके लेफ़्ट पर हमारे पास एक पाथ है, यानी एक, और माइनस करेंगे हम, राइट पर देखें तो कोई पाथ नहीं है, तो 1 - 0 = 1। यानी कि जो हमारा बैलेंस फैक्टर है उससे हमें पता लग रहा है कि यहाँ तक हमारी जो शेप है वो बैलेंस है। अगर हम इसमें इंसर्ट करते हैं एक न्यू की को 20, तो यहाँ पर 20 जो है 30 से कंपेयर होगा, तो 30 से वो लेस देन है, इसलिए उसकी लेफ़्ट साइड पर जाएगा। अब जो है लेफ़्ट साइड पर हमारे पास 10 है, तो 20 10 से कंपेयर होगा, तो 10 जो है वो 20 से लेस देन है, इसलिए 20 उसकी राइट साइड पर चला जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 20 जो है इंसर्ट हो गया है। अब अगर हम इस ट्री के बैलेंस फैक्टर को देखें, तो यहाँ पर जो हमारे पास 20 वाली नोड है, इसके लेफ्ट राइट पर कोई पाथ नहीं, तो इसका जो बैलेंस फैक्टर है वो 0 है। अगर अब हम इस 10 वाली नोड को देखें, तो इसके लेफ्ट पर कोई पाथ नहीं, यानी 0, और माइनस करेंगे अगर राइट पर देखें तो हमारे पास एक पाथ है, 0 - 1 = -1। अगर इस नोड की बात की जाए तो इसमें लॉन्गेस्ट पाथ जो लेफ्ट साइड पर है वो 2 है, और राइट साइड पर हमारे पास कोई पाथ नहीं, तो 2 - 0 इक्वल हो गया 2 के। यानी कि यहाँ पे जो हमारा बैलेंस फैक्टर है वो हमें बता रहा है कि जो हमारा ट्री है वो इम्बैलेंस हो गया। हमने देखना है कि जो हमारी लास्ट की इंसर्ट हुई थी वो राइट साइड पर इंसर्ट हुई थी। अगर हम अपने ट्री की शेप को देखें, तो हमारा जो ट्री है वो पहले लेफ़्ट पर है, फिर राइट पर है जो लास्ट की इंसर्ट हुई है। तो हमारा जो ट्री इम्बैलेंस हुआ है वो LR इम्बैलेंस हुआ है, यानी जो हमारे पास अब रोटेशन होगी वो 2 स्टेप्स में होगी। यानी जो हमारी रोटेशन होगी वो LR रोटेशन होगी, यानी जो हमारी रोटेशन है वो डबल हो जाएगी। यानी पहले हम RR रोटेशन परफॉर्म करेंगे, फिर LL रोटेशन परफॉर्म करेंगे। अगर RR रोटेशन की बात की जाए, तो जो हमारी लास्ट नोड है वो 20 थी, तो हम 10 और 20 के दरमियान RR रोटेशन परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास RR रोटेशन कुछ इस फॉर्म में बन जाती है। हम RR रोटेशन परफॉर्म करेंगे तो जो हमारे पास ट्री की शेप बनेगी, तो 30 हमारे पास वहीं रहेगा। जो 10 और 20 है, हम उस पर RR रोटेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो क्या होगा, 10 की जगह 20 आ जाएगा। यानी हम इसको प्रोब के तरीके से ले सकते हैं कि 10 जो हमारा है वो नीचे आ जाएगा और 20 10 की जगह चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जो 10 है उसकी जगह 20 आ जाएगा, और जो 10 है वो नीचे आ जाएगा, यानी कि इस तरह हमारे पास शेप आई है। अगर हम इसका बैलेंस फैक्टर चेक करें, तो जो हमारे पास 10 वाली नोड है, इसके लेफ्ट राइट पर कोई पाथ नहीं, तो हमारे पास जो बैलेंस फैक्टर बनेगा वो 0 होगा। अगर 20 वाली नोड की बात की जाए, तो इसके लेफ्ट पर हमारे पास एक पाथ है और राइट पर कोई पाथ नहीं, तो 1 - 0 = 1। और 30 वाली नोड की बात की जाए, तो हमारे पास लेफ्ट साइड पर जो लॉन्गेस्ट पाथ है वो क्या है, 2 है, और 2 माइनस राइट साइड पर हमारे पास कोई पाथ नहीं, 2 - 0 = 2, यानी कि यहाँ से हमारा ट्री है वो अनबैलेंस है। तो अब हम क्या परफॉर्म करेंगे, एल एल रोटेशन परफॉर्म करेंगे, क्योंकि जो हमारा ट्री है वो एल एल इम्बैलेंस है यहाँ से, अब इस शेप से। यानी कि हमने 2 स्टेप रोटेशन की है, एल आर रोटेशन, पहले हमने आर आर रोटेशन परफॉर्म किया इस ट्री पर, और अब हम इस ट्री या शेप पर एल एल रोटेशन परफॉर्म करेंगे। एल एल रोटेशन परफॉर्म करेंगे जब क्या होगा, तो हम यहाँ पर कह लेते हैं कि हमारे पास रोप है, तो जब हम इसको खींचेंगे 30 हमारा इधर आ जाएगा, 20 इधर चला जाएगा और 10 इधर आ जाएगा। तो कुछ इस शेप का हमारा ट्री अब बनेगा कि जो हमारा 20 है वो इधर आ जाएगा और जो हमारा 30 है वो नीचे चला जाएगा, लाइक इस तरह। तो हमारा 30 इधर आ गया है और 20 इधर चला गया, और जो हमारा 10 है वो इधर आ जाएगा। तो अब जो हमारा ट्री था वो एल आर इम्बैलेंस था, तो जब हमने एल आर रोटेशन परफॉर्म किया है, तो हमारा जो ट्री है वो बैलेंस हो गया। हम इसके बैलेंस फैक्टर को भी चेक करेंगे, तो अगर हम इस नोट को देखें, तो इसके लेफ़्ट राइट पर कोई पाथ नहीं, तो इसका बैलेंस फैक्टर 0 है। अगर इस नोट को देखें, तो इसके लेफ़्ट राइट पर कोई पाथ नहीं, तो हमारे पास जो इसका बैलेंस फैक्टर है वो 0 है। और अगर इस नोट की बात की जाए, इसके लेफ़्ट पर हमारे पास एक पाथ है और राइट पर एक पाथ है,
और बैलेंस फैक्टर हमारे पास क्या बना है 0, यानी एल आर रोटेशन परफॉर्म करने के बाद हमारा जो ट्री है वो बैलेंस हो गया। एल आर रोटेशन में सबसे पहले हमने आर आर रोटेशन परफॉर्म की है और उसके बाद हमने एल एल रोटेशन परफॉर्म की है। आर आर रोटेशन परफॉर्म करने के बाद जो हमारे ट्री की शेप बनी थी वो ये बनी थी, और एल एल रोटेशन परफॉर्म करने के बाद जो हमारी ट्री की शेप फाइनल बनी है वो ये बनी है, जो कि एक बैलेंस ट्री शेप है, या जिसे हम एवीएल ट्री भी कह सकते हैं। अब जो हमारे पास कीज़ हैं वो 10 और 30 के ऑर्डर में है, जिससे हमारे ट्री की शेप कुछ इस तरह बनेगी। अगर इसके बैलेंस फैक्टर को चेक किया जाए तो 30 में हमारे पास लेफ्ट राइट पर कोई पाथ नहीं, तो इसका बैलेंस फैक्टर 0 है। अगर 10 की बात की जाए तो लेफ्ट पर कोई पाथ नहीं यानी 0, और राइट पर देखें तो हमारे पास एक पाथ है 0 -1 इक्वल टू -1, यानी कि जो हमारा ट्री है वो बैलेंस है। अगर हम इसमें एक न्यू की इंसर्ट करते हैं 20, अब जब 10 20 के साथ कंपेयर होगा तो 20 10 से बड़ा है, इसलिए उसकी राइट साइड पर चला जाएगा। अब राइट साइड पर हमारे पास 30 है, तो जब 30 से 20 कंपेयर होगा तो 20 लेस देन होता है 30 से, वो उसकी लेफ्ट साइड पर चला जाएगा। पर शेप बनी, अगर हम इसके बैलेंस फैक्टर को चेक करें तो हमारे पास इस नोड पे लेफ्ट राइट पे कोई पाथ नहीं, तो इसका जो बैलेंस फैक्टर है वो 0 बनेगा। अगर इस नोड की बात की जाए तो इसके लेफ्ट साइड पर हमारे पास एक पाथ है, यानी कि इसके लेफ्ट पर हमारे पास क्या है 1, और राइट साइड पर हमारे पास कोई पाथ नहीं, तो 1 - 0 इक्वल टू 1, यानी कि यहाँ से भी हमारा जो ट्री है वो बैलेंस है। अगर इस नोड की बात की जाए तो इसके लेफ्ट साइड पर कोई पाथ नहीं, तो वो 0 है। राइट साइड पर अगर हम लॉन्गेस्ट पाथ देखें तो वो क्या है 2 है, 0 - 2 इक्वल हो गया हमारे पास -2 के, यानी कि ये जो हमारा ट्री है वो इम्बैलेंस हो गया। अब हमने देखना है जो हमने लास्ट की इंसर्ट की थी वो हमारे पास क्या थी 20। अगर हम देखें तो जो हमारे पास शेप बन रही है उसके मुताबिक यहाँ पर हमारे पास जो 30 है वो राइट साइड पर है और जो 20 है वो लेफ़्ट साइड पर है, यानी जो हमारे इम्बैलेंस हुआ है ट्री वो आर एल इम्बैलेंस हुआ है, आर एल इम्बैलेंस, यानी इस पर भी हम डबल रोटेशन परफॉर्म करेंगे। पहले हम एल एल रोटेशन परफॉर्म करेंगे, फिर हम आर आर रोटेशन परफॉर्म करेंगे। एल एल रोटेशन जो हमारे पास परफॉर्म होगी वो यहाँ पर होगी, और जो हमारे पास आर आर रोटेशन परफॉर्म होगी जब हमारे पास जो न्यू शेप आएगी उस पर हम आर आर रोटेशन परफॉर्म करेंगे, या हम इस पर भी आर आर रोटेशन परफॉर्म कर सकते हैं। हम इस शेप पर एल एल रोटेशन परफॉर्म करें तो क्या होगा, जो हमारे पास 10 है वो वैसे ही रहेगा। जो 30 है अगर हम उसको एक रोप की तरह खींचें तो क्या होगा, 30 हमारे पास नीचे आ जाएगा और 30 की जगह क्या चला जाएगा 20, यानी इसके राइट साइड पर हमारे पास 30 की जगह क्या आ गया 20, और जो हमारे पास 30 है वो नीचे आ जाएगा, यानी 20 के नीचे हमारे पास क्या आ गया 30। अब अगर हम इसके बैलेंस फैक्टर को देखें तो हमारे पास जो 30 है इसके लेफ्ट राइट पर कोई पाथ नहीं है, तो यहाँ पर जो हमारा बैलेंस फैक्टर है वो 0 है। अगर इस नोट की बात की जाए तो हमारे पास जो बैलेंस फैक्टर बनता है वो लेफ्ट साइड पर देखें कोई पाथ नहीं 0 है, राइट साइड पर देखें हमारे पास एक पाथ है, तो हमारे पास जो बैलेंस फैक्टर बना -1, यानी यहाँ से हमारा ट्री बैलेंस हो गया है। और अगर हम इस नोट को देखें तो हमारे पास लेफ्ट साइड पर कोई पाथ नहीं है, राइट साइड पर देखें तो हमारे पास दो पाथ हैं 0 -2, हमारे पास इक्वल हो गया -2 पे। अब इसमें जो हमारे पास रोटेशन परफॉर्म होगी वो आर आर रोटेशन होगी, क्योंकि जो हमारा ट्री है वो आर आर इम्बैलेंस है, तो अब हम इस पर आर आर रोटेशन परफॉर्म करेंगे। तो क्या होगा, अगर हम इसको रोप की तरह खींचे तो 10 को, तो 10 इधर आ जाएगा हमारे पास, 20 ऊपर चला जाएगा और 30 20 की जगह चला जाएगा। तो जो हमारे पास न्यू शेप बनेगी उसमें क्या होगा, 20 हमारा इधर है, 10 हमारा इधर आ जाएगा, और जो हमारे पास 30 होगा वो 20 की जगह चला जाएगा। तो अगर अब हम इसका बैलेंस फैक्टर देखें तो यहाँ पर हमारे पास लेफ़्ट राइट पर कोई पाथ नहीं 0 0, और लेफ़्ट राइट पर एक एक पाथ है 1 -1, तो ये हमारे पास जो ट्री हुआ है वो बैलेंस है, लेकिन कौन सी रोटेशन परफॉर्म करने के बाद, आर एल रोटेशन, क्योंकि सबसे पहले हमने इसमें लेफ़्ट एल एल रोटेशन परफॉर्म की थी, यानी लेफ़्ट लेफ़्ट रोटेशन, और फिर हमने आर आर रोटेशन परफॉर्म की, यानी आर एल रोटेशन परफॉर्म की, यानी कि हमने इसमें 2 स्टेप परफॉर्म किए। स्पेशल केसेस की बात कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक ट्री गिवन है, हम सपोज़ कर लेते हैं ये जो हमारे ट्री की शेप है यहाँ से अनबैलेंस हो गई है। अब जो हमारा ट्री है वो एल एल इम्बैलेंस हो गया, और हमें पता है जो हम रोटेशन है वो सिर्फ 3 नोड पर परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि हम इन 3 नोड पर रोटेशन परफॉर्म करेंगे। जब हम रोटेशन परफॉर्म करेंगे, हम सपोज़ कर लेते हैं हमारे पास एक रस्सी है, हम इसको खींचेंगे तो क्या होगा, ए हमारा इधर आ जाएगा, बी ऊपर चला जाएगा और सी इधर आ जाएगा। अगर मैं इसको रोटेशन के बाद लिखूं तो यहाँ पर हमारी जो शेप बनेगी वो कुछ इस तरह होगी, बी यहाँ पर हमारे पास, ए यहाँ पर हमारे पास नीचे आ गया,
और जो हमारे पास है सी वो यहाँ पर आ गया। अब सी में हमारे पास 2 चाइल्ड थे, उसके एक लेफ़्ट था और एक राइट था। अब यहाँ पर मैं इसके सी लेफ़्ट लिख लेता हूँ और सी राइट लिख लेता हूँ। अगर मैं देखूँ हमारे पास जो ए था उसका भी एक राइट चाइल्ड था, ए आर। अब अगर मैं अपनी शेप को देखूँ तो यहाँ पर जो हमारे पास बी था उसका एक राइट चाइल्ड था। अगर मैं बी को देखूँ तो अब वो हमारे पास इधर आ गया, लेकिन इसका लेफ़्ट और राइट चाइल्ड दोनों है। तो अब हम क्या करेंगे, जो बी का राइट चाइल्ड है, जो हमारे पास बी पे राइट पे आ रहा होगा, उसके लेफ़्ट में हम इसका राइट चाइल्ड लगा देंगे। लाइक जो हमारे पास आ जाएगा बी का राइट चाइल्ड, क्योंकि जो हम रोटेशन है वो सिर्फ इन 3 नोड पर परफॉर्म कर सकते हैं। इसको एक रस्सी की तरह ले तो सपोज़ हमारे पास यहाँ पर कुछ ऐसे रस्सी की शेप थी। जब हमने इसको रोटेट किया, लाइक इसको खींचा, तो हमारे पास जो शेप बनी वो इस तरह होगी। लेकिन अब रस्सी में क्या था कि यहाँ पर हमारे पास एक कुछ लगा हुआ था, ठीक है, ऐसे सपोज कर लेते हैं हम। तो जो लगा हुआ था, जब हमने इसको रस्सी को खींचा तो जो इसके साथ लगा हुआ था तो वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। लाइक इस तरह हमारे पास शेप बनेगी। और यहाँ पर हमारे पास सी है, सी के पास भी कुछ यहाँ पे हमारे पास है थे चाइल्ड उसके, तो हमारे पास जो शेप बनेगी वो कुछ इस टाइप की बनेगी। अब हमारे पास स्पेशल केस है जिसमें हमारे ट्री की शेप ऐसी है, और हम सपोज कर लेते हैं हमारा ट्री यहाँ से अनबैलेंस हो गया, यानी कि जो हमारा ट्री है वो आर आर इम्बैलेंस हो गया है। हम आर आर रोटेशन परफॉर्म करेंगे। जो हमारी रोटेशन है वो सिर्फ 3 नोड्स पर परफॉर्म होती है, तो हम इन 3 नोड्स पर रोटेशन परफॉर्म करेंगे। जिसमें क्या होगा, अगर हम इसको रोप की तरह कंसीडर करें तो अगर मैं इस रोप को ऐसे खींचूंगा तो क्या होगा, बी ऊपर चला जाएगा, ए इधर आ जाएगा और जो सी है वो इधर आ जाएगा। तो अगर मैं इसको लिखूँ तो ये हमारे पास बनेगा बी यहाँ पर, और उसके बाद जो हमारे पास ए है वो यहाँ पर, और जो सी है वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। अगर मैं देखूँ सी में हमारे पास उसके लेफ़्ट और राइट चाइल्ड थे, तो मैं इसको क्या कर लूँगा, यहाँ पर हमारे पास सी का लेफ़्ट चाइल्ड आ जाएगा और सी का राइट चाइल्ड आ जाएगा। और यहाँ पर अगर मैं ए को देखूँ तो ए का हमारे पास लेफ़्ट चाइल्ड था। लेकिन अब यहाँ पर भी क्या है कि हमारे पास बी का लेफ़्ट चाइल्ड मौजूद है। अब बी का पहले हमारे पास क्या था, राइट चाइल्ड मौजूद था, तो हमने क्या किया, अपने राइट नोड पे जो हमारे पास चाइल्ड जा रहा था उसके साथ अटैच कर दिया इसको। लेकिन अब हमारे पास बी का लेफ़्ट चाइल्ड मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, जो बी के लेफ़्ट पर जा रहा होगा, जो भी नोड होगा उसके राइट में हम इसको लगा देंगे, लाइक बी एल। इसको भी हम रोप की तरह कंसीडर कर सकते हैं कि जैसे हमारे पास रोप थी, तो जब हमने इसको ऐसे खींचा तो जो साथ में उसके लगा हुआ था वो भी उसके साथ ही आ गया, लाइक इस तरह इसकी शेप में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एल आर रोटेशन से रिलेटेड। अब जो हमारा ट्री है वो एल आर इम्बैलेंस है। हमें कैसे पता लगता है हमारा ट्री इम्बैलेंस है, क्योंकि हम इसका बैलेंस फैक्टर चेक करते हैं। अगर हम इस नोट का देखें तो हमारे पास जो बैलेंस फैक्टर है वो क्या है, ज़ीरो है, क्योंकि इसके लेफ्ट और राइट पर कोई पाथ नहीं। अगर इस नोट का देखें तो हमारे पास जो बैलेंस फैक्टर है वो -1 है, क्योंकि इसके लेफ्ट पर कोई पाथ नहीं यानी ज़ीरो है। राइट पर देखें एक पाथ है, 0 -1 करें तो हमारे पास -1 आएगा। अगर हम इस नोट की बात करें तो हमारे पास जो बैलेंस फैक्टर इसका आएगा वो 2 होगा, जहाँ से हमें पता लगता है जो हमारा ट्री है वो अनबैलेंस हो गया है। और जो हमारा ट्री अनबैलेंस हुआ है वो हमारे पास क्या हुआ है, एल आर इम्बैलेंस हुआ है, क्योंकि जो हमारी पहली नोट जा रही है वो लेफ्ट पर है, फिर सेकंड जो नोट जा रही है वो राइट पर है, यानी एल आर इम्बैलेंस हुआ है। तो अब हम इस पर डबल रोटेशन परफॉर्म करेंगे। पहले हम राइट आर आर रोटेशन परफॉर्म करेंगे यानी राइट साइड पर, और फिर एल एल रोटेशन परफॉर्म करेंगे, यानी पहले हम इस तरह रोटेशन परफॉर्म करेंगे और फिर इस तरह, यानी हमारे पास 2 स्टेप्स आ जाएंगे। तो अगर मैं पहले आर आर रोटेशन परफॉर्म करूँ तो हमारे पास क्या होगा, ए इधर ही रहेगा। अब बी को हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास रोप है, तो जब मैं इसको खींचूंगा तो क्या होगा, जो सी है वो इधर चला जाएगा और जो बी है वो नीचे आ जाएगा। ये हमारे पास ए आ गया और ये हमारे पास क्या आ गया जी, सी, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, बी आ गया। अब हमारे पास जो रोटेशन बन रही है, हमारे पास क्या बनी है, एल एल रोटेशन। तो जब हम इस पे एल एल रोटेशन परफॉर्म करेंगे तो क्या होगा, जो हमारे पास सी होगा वो इधर आ जाएगा, यानी कि ऐसे हम अगर इसको रोप की तरह ले तो अगर मैं इसको खींचूँ सी हमारा ऊपर चला जाएगा, ए हमारे पास नीचे आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। हमारे पास जो एल आर रोटेशन है हमें क्या करना पड़ रहा है, इसमें 2 स्टेप परफॉर्म करने पड़ रहे हैं, यानी पहले आर आर रोटेशन परफॉर्म करनी पड़ रही है, फिर एल एल रोटेशन परफॉर्म करनी पड़ रही है, और फिर जाके हमारे पास ये शेप बन रही है। तो क्या कोई ऐसा स्टेप है कि ये जो हमारे पास शेप है इसको हम एक ही स्टेप में बैलेंस कर दें? तो हमारे पास जो इसमें स्टेप है, अगर मैं इसको ऐसे दोबारा लिख लूँ, हमारे पास ए है, फिर बी है राइट पर, और लेफ़्ट पर सॉरी लेफ़्ट पर हमारे पास बी है और राइट पर हमारे पास सी है। तो अगर हम मुझे इसको एक ही
स्टेप में बैलेंस करना है तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो लास्ट वाली हमारे पास नोड इंसर्ट हुई है, ठीक है, इसको मैं डायरेक्ट अपनी रूट नोड बना सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, जो हमारे पास सी है वो डायरेक्ट रूट नोड हमारे पास बन जाएगी। जो हमारे पास लेफ्ट साइड पर उसके होगा वो वैसे का वैसे ही आ जाएगा, यानी कि बी हमारे पास लेफ्ट साइड पर ही रहेगा, और जो हमारे पास रूट नोड होगी वो हमारे पास राइट साइड पर आ जाएगी। तो अब मैंने क्या किया, इसको एक ही स्टेप में इस बैलेंस शेप में कन्वर्ट कर दिया। अगर मैं सिंपल अल्फाज में बोलूँ तो जो हमारे पास लास्ट नोड इंसर्ट हुई थी हमने इसको रूट नोड बना दिया, और जो रूट नोड थी हमने देखा लेफ़्ट पर अगर कोई चाइल्ड मौजूद है उसको वैसे ही लिख दिया, और राइट पर हमारे पास कोई चाइल्ड नहीं था, इसलिए हमने जो रूट नोड थी ए उसको राइट चाइल्ड बना दिया। तो इस तरह हमारा जो ट्री है वो एक ही स्टेप में बैलेंस हो गया। एल आर रोटेशन की तरह ही हमारे पास आर एल रोटेशन होती है, जिसमें हम एल एल रोटेशन परफॉर्म करते हैं और आर आर रोटेशन परफॉर्म करते हैं, यानी हमें 2 स्टेप में रोटेशन परफॉर्म करनी पड़ती है। तो इसको भी हम सिंपल एक ही स्टेप में कर सकते हैं। उसके लिए क्या है कि जो हमारे पास लास्ट नोड इंसर्ट होती है जिसकी वजह से हमारा ट्री अनबैलेंस होता है, हम उसको रूट नोड बना देंगे। लाइक हम रोटेशन परफॉर्म कर रहे हैं इन 3 नोड्स पर, तो जो हमारे पास लास्ट नोड होगी उसको हम रूट नोड बना देंगे, तो जो हमारा सी है वो रूट नोड बन जाएगा। उसके बाद हम अपनी प्रीवियस शेप में देखेंगे, अगर हमारे पास कोई चाइल्ड था रूट नोड का तो हम उसको वैसे ही अटैच कर देंगे। लाइक हमारे पास जो बी था वो ए का राइट चाइल्ड था, यानी हमारी रूट नोड का, तो सी में भी हम क्या करेंगे, वैसे ही बी को अटैच कर देंगे जैसे वो पहले था। उसके बाद जो हमारे पास रूट नोड होगी, हम देखेंगे अगर राइट पर कोई चाइल्ड मौजूद है तो हम लेफ़्ट पर ए को लिख देंगे, अगर लेफ़्ट पर कोई चाइल्ड मौजूद होगा तो हम राइट पर ए को लिख देंगे। तो इस तरह हमने एक ही स्टेप में इस ट्री को बैलेंस बना दिया, यानी हमने एक ही स्टेप में आरएल रोटेशन परफॉर्म कर दिया। अब हमारे पास एक स्पेशल केस है, हम सपोज करते हैं ये हमारा ट्री है और यहाँ से हमारा ट्री है वो अनबैलेंस हो गया है, यानी कि हमारा जो ट्री है वो एल आर इम्बैलेंस हो गया। अब हम इस पे एल आर रोटेशन परफॉर्म करेंगे। तो अगर हम सिंगल स्टेप में इसको परफॉर्म करें तो हम रोटेशन 3 नोड पर परफॉर्म करते हैं, तो हम इन 3 नोड्स पर रोटेशन परफॉर्म करेंगे। तो अगर इसको एक सिंगल स्टेप में किया जाए तो जो हमारे पास लास्ट नोड होगी उसको हम रूट नोड बना देंगे, यानी सी हमारे पास क्या बन जाएगा, रूट नोड। उसके बाद हम देखेंगे जो हमारे पास प्रीवियस शेप थी उसके बाद उसमें कोई चाइल्ड है था, लाइक हमारे पास बी उसका चाइल्ड मौजूद था, तो हम उसको वैसे का वैसे ही लिख देंगे, तो हमारे पास यहाँ पर बी आ जाएगा। और उसके बाद जो ए होगा वो हमारे पास राइट साइड पर आ जाएगा। अब अगर हम देखें तो जो हमारे पास बी था उस पे उसका लेफ़्ट चाइल्ड था, तो अगर हम बी का लेफ़्ट चाइल्ड दे दें, उसके बाद अगर ए को देखें, ए के पास ए का राइट चाइल्ड था, ए का राइट चाइल्ड। लेकिन अगर हम सी को देखें, अब सी के पास उसका लेफ़्ट चाइल्ड भी था और सी का राइट चाइल्ड भी था। लेकिन अगर हम बाइनरी सर्च ट्री में देखें तो एक जो पेरेंट होता है उसके मैक्सिमम 2 चाइल्ड होते हैं, तो यहाँ पर जो सी है हमारे पास उसका लेफ़्ट चाइल्ड भी है, राइट चाइल्ड भी है, यानी उसके मैक्सिमम 2 चाइल्ड है। तो अब जो सी के लेफ़्ट और राइट चाइल्ड हैं उनमें जो सी का राइट चाइल्ड है उसको हम ए के लेफ़्ट चाइल्ड के साथ जोड़ देंगे। लाइक हमारे पास इस तरह आ जाएगा, और जो सी का लेफ़्ट चाइल्ड है उसको हम बी का राइट चाइल्ड बना देंगे, तो हमारे पास क्या है, एक स्पेशल केस था इसको सॉल्व करने का। लाइक अब ये हमारा जो ट्री है वो बैलेंस हो चुका हुआ है। अब हम देखेंगे कि किस तरह हम बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ कीज़ गिवन है जिसे हम अपना एवीएल ट्री कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो हम साथ साथ नोट को ऐड करते जाएंगे और साथ साथ उसके बैलेंस फैक्टर को चेक करते जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है 40। अब जो 40 है उसको हम रूट नोट की तरह बना लेते हैं, तो हमारे पास 40 वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद अगर हम इसका बैलेंस फैक्टर देखें तो इसके लेफ़्ट राइट पर कोई पाथ नहीं, तो इसलिए हमारा जो बैलेंस फैक्टर है वो ज़ीरो होगा इसका। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है 20। नेक्स्ट जो हमारी की है वो 20 है, तो 20 जो है 40 से लेस देन है, इसलिए उसका लेफ़्ट साइड बन जाएगा। तो अगर अब हम इसके बैलेंस फैक्टर को देखें तो जो हमारे पास ये वाली नोड है इसमें लेफ़्ट साइड पर कोई भी नहीं है, तो ना राइट पर कोई है, तो इसलिए जो इसका बैलेंस फैक्टर है वो ज़ीरो है। अगर इस नोड को हमारे पास हम देखें तो हमारे पास जो लेफ़्ट साइड पर है एक पाथ है और राइट साइड पर कोई पाथ नहीं, तो हमारे पास क्या है, 1 है। अगर हम देखें तो हमारा ट्री बैलेंस है अभी तक। अब हम अपनी नेक्स्ट की को इंसर्ट करेंगे जो कि है हमारे पास 10। तो 10 को अगर हम अपने रूट नोड के साथ कंपेयर करें तो वो उससे लेस देन है, इसलिए उसकी लेफ़्ट साइड पर चला जाएगा। अब लेफ़्ट साइड पर हमारे पास 20 है, तो जब 20 से 10 कंपेयर होगा तो 10 20 से लेस देन है, इसलिए उसकी लेफ़्ट साइड पर चला जाएगा। अब अगर हम अपने ट्री के बैलेंस फैक्टर को देखें तो यहाँ पर जो हमारे पास 10 है उसमें राइट और लेफ़्ट पर कोई पाथ नहीं, तो हमारे पास जो बैलेंस फैक्टर है वो ज़ीरो है। अगर इस नोड को देखें तो हमारे पास लेफ़्ट पर एक पाथ है और राइट पर कोई पाथ नहीं, तो इसका बैलेंस फैक्टर हमारे पास क्या आ रहा है, 1।
उसके बाद अगर इस नोड को देखें, हमारे पास लेफ़्ट साइड पर जो लॉन्गेस्ट पाथ है वो क्या है, 2 है, और राइट साइड पर हमारे पास कोई पाथ नहीं, तो ये हमारे पास जो बैलेंस फैक्टर आया है वो 2 है, जिससे हमें पता लग रहा है कि जो हमारा ट्री है वो अनबैलेंस हो गया है। अब हमने इसमें रोटेशन परफॉर्म करनी है, तो हम रोटेशन कहाँ पे परफॉर्म करेंगे? तो अब हमने इसमें रोटेशन परफॉर्म करनी है। जो हमारे पास लास्ट की इंसर्ट हुई थी वो लेफ़्ट साइड पर इंसर्ट हुई थी, इसलिए जो हमारा ट्री अनबैलेंस हुआ है वो एल एल इम्बैलेंस हुआ है, तो हम एल एल रोटेशन परफॉर्म करेंगे, जो कि हमारी इस टाइप की होगी। और क्या होगा, हम सपोज़ कर लेते हैं हमारे पास रोप है, जब हम इसको खींचेंगे तो 40 इधर आ जाएगा, 20 हमारा इधर चला जाएगा और 10 इधर आ जाएगा। लाइक जो हमारे पास शेप बनेगी, 20 हमारा इधर आ गया, 40 हमारा नीचे चला जाएगा, और जो हमारे पास 10 है वो इस साइड पर आ जाएगा। अब जो हमारे पास न्यू ट्री की शेप है वो ये है, हम इसको अब छोड़ देंगे। अब हम इसके बैलेंस फैक्टर को पहले चेक करेंगे। हमारे पास इसमें जो ये वाली नोड है इसकी लेफ़्ट राइट पर कोई पाथ नहीं, इसलिए इसका जो बैलेंस फैक्टर है वो है 0। अगर इस नोड को देखें तो हमारे पास लेफ़्ट राइट पर कोई पाथ नहीं, तो इसलिए इसका जो बैलेंस फैक्टर है वो है 0। अगर इस नोट की बात करें तो हमारे पास लेफ़्ट राइट पर एक एक पाथ है, तो 1 - 1 = 0, यानी कि ये जो हमारा ट्री है वो बैलेंस है। अब जब हमारा ट्री बैलेंस हो गया तो हम इसमें अपनी न्यू की इंसर्ट करेंगे। हमारे पास जो न्यू की है वो है 25। तो 25 को अगर हम 20 से कंपेयर करें तो 20 से वो ग्रेटर है, इसलिए उसकी राइट साइड पर चली जाएगी। राइट साइड पर हमारे पास क्या है, 40। तो अगर 40 से 25 को कंपेयर करें तो वो लेस देन है, इसलिए उसकी लेफ़्ट साइड पर चला जाएगा 25। तो अगर अब हम इसके बैलेंस फैक्टर को चेक करें, क्योंकि हम साथ-साथ अपनी कीज़ को ऐड करते जाते हैं और साथ-साथ ही इसको बैलेंस करते जाते हैं। तो बैलेंस करने के लिए हमें बैलेंस फैक्टर को चेक करना पड़ता है। तो अगर इस नोड की बात करें, इसके लेफ़्ट राइट पर कोई पाथ नहीं, हमारे पास जो बैलेंस फैक्टर है वो 0 है। अगर इस नोड की बात की जाए तो इसमें हमारे पास लेफ़्ट साइड पर एक पाथ है 1, और राइट साइड पर हमारे पास कोई पाथ नहीं, यानी 0। तो इक्वल हो गया हमारे पास 1 के, यानी यहाँ से भी हमारा ट्री बैलेंस है, यहाँ से भी हमारा ट्री बैलेंस है। अगर इस नोड की बात की जाए, इसके लेफ़्ट राइट पर कोई पाथ नहीं, तो हमारे पास जो बैलेंस फैक्टर है वो 0 है, यानी यहाँ से भी हमारा ट्री बैलेंस है। अगर इस नोड की बात की जाए तो इसमें हमारे पास लेफ़्ट साइड पर जो लॉन्गेस्ट पाथ है वो क्या है, 1 है, और राइट साइड पर जो हमारे पास लॉन्गेस्ट पाथ है वो क्या है, 2 है, 1 - 2। तो हमारे पास जो बैलेंस फैक्टर बनेगा वो -1 नहीं, यानी यहाँ से भी हमारा ट्री बैलेंस है। उसके बाद हम न्यू की इंसर्ट करेंगे, जो हमारे पास है 30। तो अगर हम 30 को कंपेयर करें 20 के साथ, तो वो 20 से ग्रेटर है, इसलिए उसकी राइट साइड पर चला जाएगा। अगर 40 के साथ कंपेयर करें तो 30 जो है 40 से छोटा है, या कह लो लेस देन है, तो इसलिए हम उसकी लेफ़्ट साइड पर चले जाएंगे। अब 25 के साथ जब वो कंपेयर होगा तो 30 25 से ग्रेटर है, इसलिए उसका राइट चाइल्ड हम 30 को बना देंगे। उसके बाद हम बैलेंस फैक्टर को चेक करेंगे, तो यहाँ पर जो हमारे पास 30 वाली नोट है इसका बैलेंस फैक्टर हमारे पास क्या होगा, 0, क्योंकि लेफ़्ट राइट पर कोई पाथ नहीं। अगर इस नोट की बात की जाए तो हमारे पास लेफ़्ट साइड पर कोई पाथ नहीं, 0, और राइट साइड पर हमारे पास एक पाथ है, तो हमारे पास जो बैलेंस फैक्टर है वो बनेगा -1, यानी यहाँ से भी हमारा ट्री बैलेंस है, यहाँ से भी हमारा ट्री बैलेंस है। अगर इस नोट की बात की जाए तो इसके लेफ़्ट साइड पर हमारे पास लॉन्गेस्ट पाथ क्या है, 1 2, यानी 2 हमारे पास लॉन्गेस्ट पाथ है लेफ़्ट साइड पर, और राइट साइड पर हमारे पास कोई पाथ नहीं, तो यहाँ पर जो हमारे पास बैलेंस फैक्टर आएगा वो 2 होगा, यानी यहाँ से हमारा ट्री क्या हो गया है, अनबैलेंस हो गया है। और इसके बाद अगर इस नोड की बात की जाए तो इसके लेफ़्ट साइड पर हमारे पास क्या है, 1 जो है लॉन्गेस्ट पाथ है, और राइट साइड पर जो हमारे पास लॉन्गेस्ट पाथ है वो क्या है, 3 है। तो 1 - 3 हमारे पास इक्वल आ गया -2 के, यानी यहाँ से भी हमारा ट्री अनबैलेंस हो गया है। उसके बाद अगर इस नोड की बात की जाए तो इसके लेफ़्ट राइट पर हमारे पास कोई पाथ नहीं, इसलिए जो हमारा बैलेंस फैक्टर है वो 0 है, तो यानी यहाँ जो हमारा ट्री है यहाँ से बैलेंस है। अब जो हमारा ट्री है वो यहाँ से भी अनबैलेंस हो गया है और यहाँ से भी अनबैलेंस हो गया है। तो अब हम रोटेशन किस पर परफॉर्म करेंगे, तो हम रोटेशन परफॉर्म करेंगे चाइल्ड नोड पर। अगर कोई चाइल्ड नोड अनबैलेंस है तो हम सबसे पहले उस पर रोटेशन परफॉर्म करेंगे, यानी हम इन 3 नोड्स पर रोटेशन परफॉर्म करेंगे, क्योंकि जो हम रोटेशन है वो 3 नोड्स पर परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास 20 है वो वैसे ही आ जाएगा, और उसके बाद जो 10 है उसका लेफ़्ट चाइल्ड वो भी वैसे ही आ जाएगा। अब जो हमने रोटेशन परफॉर्म करनी है वो इन 3 नोड्स पर है, तो अगर हम देखें तो ये हमारे पास एल आर इम्बैलेंस हो गया, तो यानी कि हम पहले इसमें आर आर रोटेशन परफॉर्म करेंगे, फिर हम एल एल रोटेशन परफॉर्म करेंगे, जिसे हम एक ही स्टेप में कर सकते हैं। एक ही स्टेप में करने के लिए जो हमारे पास लास्ट की इंसर्ट हुई है, जो हमारे पास क्या थी 30, तो हम उसको क्या करेंगे, अपना रूट नोड बना लेंगे। तो यहाँ पर जो 40 है उसकी जगह रूट नोड हमारे पास क्या बन जाएगा, 30। तो यहाँ पर 30 वैसे ही आ गया। अब उसके बाद जो हमारे पास रूट नोड था उसमें 25 जो था उसका लेफ़्ट चाइल्ड था, तो उसको हम वैसे ही लिख देंगे, और जो हमारे पास 40 होगा वो हमारा राइट चाइल्ड बन जाएगा।
अब हमारे पास जो ट्री की न्यू शेप बनी है वो ये है। अब हम अपनी प्रीवियस शेप को स्किप कर देंगे और इसका बैलेंस फैक्टर चेक करेंगे कि ये जो हमारे पास शेप है वो बैलेंस है कि नहीं। अगर मैं इस नोट की बात करूँ तो इसके लेफ़्ट राइट पर कोई पाथ नहीं, यानी हमारा बैलेंस फैक्टर 0 है। अगर इस नोट की बात करूँ लेफ़्ट राइट पर कोई पाथ नहीं, 0 है। अगर इस नोट की बात करूँ लेफ़्ट पर एक पाथ है और राइट पर एक पाथ है, बैलेंस फैक्टर हमारे पास क्या है, 0 है। अगर इस नोट की बात करूँ तो लेफ़्ट राइट पर हमारे पास कोई पाथ नहीं, तो इसका बैलेंस फैक्टर 0 है। अगर इस नोट की बात करूँ तो लेफ़्ट पर हमारे पास लॉन्गेस्ट पाथ 1 है और राइट साइड पर हमारे पास लॉन्गेस्ट पाथ क्या है, 1 है। क्योंकि हम नोड्स को नहीं गिनते, हम लॉन्गेस्ट पाथ को देखते हैं। अगर हम इसको ऐसे देखें तो हमारे पास लॉन्गेस्ट पाथ तब भी 2 है, अगर ऐसे देखें तो तब भी हमारे पास लॉन्गेस्ट पाथ क्या है, 2 है। तो 1 माइनस 2 इक्वल हो गया हमारे पास -1 की। यानी जो अब हमारे पास ट्री की शेप बनी है वो क्या है, बैलेंस है। अब जो हमारे पास न्यू की इंसर्ट होगी वो है 22। तो 22 को अगर मैं 20 के साथ कंपेयर करूँ तो वो उससे बड़ी है, इसलिए उसकी राइट साइड पर चली जाएगी। राइट साइड पर हमारे पास 30 है, तो जब 30 से 22 कंपेयर होगा तो वो उससे छोटा है, इसलिए उसकी लेफ्ट साइड पर चला जाएगा। लेफ्ट साइड पर हमारे पास 25 है, तो जब 25 से 22 कंपेयर होगा तो 22 उससे छोटा है, इसलिए उसकी लेफ्ट साइड पर 22 आ जाएगा। अब हम इसका बैलेंस फैक्टर चेक करेंगे। अब जो हमारे पास 22 वाली नोट है, इसके लेफ्ट राइट पर कोई पाथ नहीं, इसलिए इसका बैलेंस फैक्टर क्या है, 0 है। अगर इस नोट की बात करूँ तो इसके लेफ्ट साइड पर एक पाथ है 1 और राइट साइड पर कोई पाथ नहीं, इसलिए इसका बैलेंस फैक्टर क्या बना, 1। यानी यहाँ से भी हमारा ट्री बैलेंस है, यहाँ से भी हमारा ट्री बैलेंस है। इस नोट में भी लेफ्ट राइट पर कोई पाथ नहीं है, तो इसका बैलेंस फैक्टर 0 है, यानी ये भी हमारी जो ट्री है यहाँ से भी बैलेंस है। अगर इस नोट की बात की जाए तो इसके लेफ्ट साइड पर लॉन्गेस्ट पाथ क्या है, 2 है और राइट साइड पर हमारे पास लॉन्गेस्ट पाथ क्या है, 1 है। 2 माइनस 1 इक्वल हो गया हमारे पास 1 के, यानी जो इसका बैलेंस फैक्टर है उससे हमें पता लग रहा है कि यहाँ से भी हमारा ट्री बैलेंस है। अगर इस नोट की बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास जो लेफ्ट साइड पर लॉन्गेस्ट पाथ है वो है 1। राइट साइड पर अगर हम लॉन्गेस्ट पाथ देखें तो हमारे पास क्या है, 1 2 3, यानी जो हमारे पास राइट साइड पर लॉन्गेस्ट पाथ है वो है 3। तो 1 माइनस 3 हम करें तो हमारे पास बैलेंस फैक्टर क्या बनेगा, -2, यानी कि यहाँ से हमारा जो ट्री है वो अनबैलेंस हो गया। अगर इस नोड को हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट राइट पर कोई पाथ नहीं, तो हमारा बैलेंस फैक्टर क्या है, 0, यानी यहाँ से हमारा जो ट्री है वो बैलेंस है। अब यहाँ से हमारा जो ट्री है वो अनबैलेंस हो गया। अब हमने देखना है कि जो हमारी लास्ट की इंसर्ट हुई थी वो इस नोड के किस साइड पर हुई थी। तो अगर हम देखें जो हमारा 22 इंसर्ट हुआ था वो इस नोड के राइट साइड पर हुआ था, यानी कि यहाँ से हमारा जो नोड है वो अनबैलेंस हो गया। यानी जो हमारा अनबैलेंस हुआ है वो हमारा आर एल अनबैलेंस हुआ है, क्योंकि हम जो रोटेशन है वो सिर्फ 3 नोड पर परफॉर्म कर सकते हैं, यानी हम इन 3 नोड पर रोटेशन परफॉर्म करेंगे। आर एल रोटेशन जो हमारी होती है उसमें डबल स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि हम पहले एल एल रोटेशन परफॉर्म करते हैं फिर हम आर एल रोटेशन परफॉर्म करते हैं। इसको अगर हमने सिंपल स्टेप में करना हो तो जिन नोट पर हम रोटेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं उसकी लास्ट नोट को हम रूट नोट बना देते हैं, यानी 20 की जगह हम क्या कर देंगे, 25। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, 25 मेरे पास रूट नोड आ जाएगी। अब जिन नोड्स पर परफॉर्म हो रही होती है ये रोटेशन, ठीक है, तो रूट नोड के साथ जो चाइल्ड कनेक्टेड होता है उसको हम वैसे ही लिख लेते हैं, लाइक 30 हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद जो रूट नोड होती है हमारी वो लेफ़्ट साइड पर आ जाएगी, जो हमारे पास क्या थी, 20। अब हमारे पास जो 30 था उस पर हमारे पास राइट चाइल्ड था 40, तो 40 हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें जो हमारे पास रूट नोड था 20, उसके साथ क्या अटैच था, 10 लेफ़्ट साइड पर, तो यानी कि जो हमारा 10 है वो इस साइड पर आ जाएगा। अब हमारे पास जो 25 वाला नोड था उसमें हमारे पास लेफ़्ट चाइल्ड था 22। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास 25 है उसके लेफ़्ट चाइल्ड जो है 20, उसके राइट साइड पर हम क्या लगा देंगे, 22 को। तो अब जो हमारे पास शेप आई है इसका हम बैलेंस फैक्टर चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम इस नोट की बात करें तो इसके लेफ़्ट राइट पर कोई पाथ नहीं, तो इसलिए हमारा जो बैलेंस फैक्टर है वो है 0। इसी तरह इस शेप की बात करें, सॉरी इस नोट की बात करें तो इसके लेफ़्ट राइट पर कोई पाथ नहीं, इसका बैलेंस फैक्टर है 0। अगर इस नोट की बात की जाए, इसके लेफ़्ट पर एक पाथ है और राइट पर भी एक पाथ है, यानी 1 माइनस 1 हमारे पास क्या आ गया, 0, यानी यहाँ से भी हमारा ट्री बैलेंस है, यहाँ से भी। इस नोट की बात की जाए, इसमें लेफ्ट साइड पर हमारे पास लॉन्गेस्ट पाथ क्या है, 1 और 2, यानी 2 लॉन्गेस्ट पाथ है। इस साइड से भी देखा जाए या इस साइड से भी देखा जाए तो 2 हमारे पास लॉन्गेस्ट पाथ आ गया लेफ्ट साइड से। उसके बाद राइट साइड से देखा जाए तो हमारे पास लॉन्गेस्ट पाथ क्या है, 2। यहाँ पर ये हमारे पास बैलेंस वेक्टर आ गया 0, यानी यहाँ से भी हमारा ट्री बैलेंस है। उसके बाद इस नोट की बात की जाए, इसमें लेफ्ट साइड पर हमारे पास कोई चाइल्ड नहीं, कोई पाथ नहीं जा रहा, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा और राइट साइड पर हमारे पास एक पाथ है, तो 0 माइनस 1 इक्वल टू -1, यानी यहाँ से भी हमारा ट्री बैलेंस है। इस नोट की बात की जाए, इसके लेफ्ट राइट पर कोई पाथ नहीं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 बैलेंस फैक्टर, यानी यहाँ से भी हमारा ट्री बैलेंस है।
अब यहाँ पर हम अपनी न्यू की को इंसर्ट करेंगे जो हमारे पास है 50 और ये हमारे पास लास्ट की है। तो 50 को जब हम कंपेयर करेंगे रूट नोड के साथ तो वो ग्रेटर देन है 25 से, इसलिए वो राइट साइड पर आ जाएगी। इसी तरह 30 से भी 50 जो है वो बड़ा है, इसलिए उसकी राइट साइड पर आ जाएगा। अब 40 से भी बड़ा है 50, इसलिए उसकी राइट साइड पर आ जाएगा, यानी कि हमारे पास जो 50 है वो यहाँ पर आ गया। हम इसका बैलेंस फैक्टर चेक करेंगे। सबसे पहले अगर हम 50 को देखें तो यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट राइट पर कोई पाथ नहीं, तो इसका बैलेंस फैक्टर हमारे पास क्या है, 0 है। अगर इस नोट की बात की जाए तो हमारे पास लेफ्ट साइड पर कोई पाथ नहीं, राइट साइड पर हमारे पास एक पाथ है, 0 माइनस 1 इक्वल हो गया -1 के। अगर इस नोट की बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट साइड पर कोई पाथ नहीं है यानी 0, और राइट साइड पर अगर हम देखें तो हमारे पास लॉन्गेस्ट पाथ क्या है, 2। तो 0 माइनस 2 इक्वल हो गया -2 के, यानी जो हमारा बैलेंस फैक्टर आया है वो -2 है, यानी यहाँ से हमारा ट्री क्या हो गया है, अनबैलेंस हो गया है। इस नोड की बात की जाए तो हमारे पास लेफ्ट साइड पर लॉन्गेस्ट पाथ क्या है, 2 है, और राइट साइड पर अगर देखा जाए तो लॉन्गेस्ट पाथ हमारा क्या बन रहा है, 3। तो 2 माइनस 3 इक्वल टू -1, यानी यहाँ से हमारा ट्री क्या है, बैलेंस है। इस नोड की बात की जाए तो हमारे पास लेफ्ट साइड पर भी पाथ जो है 1 है, राइट साइड पर भी 1 है, और 1 माइनस 1 0, यानी यहाँ से भी हमारा ट्री बैलेंस है। और इन दोनों की नोड्स की बात की जाए तो यहाँ पर भी हमारा जो ट्री है वो बैलेंस है, क्योंकि लेफ्ट राइट पर इनके कोई पाथ नहीं, तो हमारा जो बैलेंस फैक्टर है यहाँ पे 0 है, यानी यहाँ से हमारा ट्री फुली बैलेंस है। अब जो हमारा ट्री है वो यहाँ से अनबैलेंस हो गया। अगर हम इस शेप को देखें तो हमारे पास कौन सी शेप बन रही है, आर आर इम्बैलेंस की। तो हम क्या करेंगे, आर आर रोटेशन परफॉर्म करेंगे। तो अब जो रोटेशन हमारी परफॉर्म होगी वो सिर्फ इन 3 नोड्स पर होगी। अगर अब हम इसकी शेप बनाएं तो हमारे पास जो ट्री की शेप आएगी वो हमारे पास कुछ इस तरह होगी। तो हमारा 25 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, उसके साथ उसका लेफ़्ट चाइल्ड 20 और उसके भी चाइल्ड्स आ जाएंगे 10 और 22। हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 20, और जहाँ पर हम आर आर रोटेशन परफॉर्म करेंगे, यानी हम समझ लेते हैं यहाँ पर ये हमारे पास रोप है, अगर हम इसको खींचेंगे तो क्या होगा, जो हमारा 40 है वो इधर आ जाएगा, जो हमारा 30 है वो इधर आ जाएगा, और जो हमारा 50 है वो 40 की जगह आ जाएगा। लाइक जो हमारे पास ट्री की शेप बनेगी उसमें हमारे पास जो 40 है वो इधर आ जाएगा, जो 30 है वो इधर आ जाएगा, और जो हमारे पास लास्ट है 50 वो हमारे पास इधर आ जाएगा। अगर अब हम इसके बैलेंस फैक्टर को चेक करें तो यहाँ पर जो हमारे पास बैलेंस फैक्टर होगा वो 0 होगा, इस नोट का भी 0 होगा, इस नोट का भी 0 होगा, इस नोट का भी 0 होगा, और इस नोट का लॉन्गेस्ट पाथ लेफ्ट साइड पर 1 है, राइट साइड पर भी 1 है। तो क्या होगा, हमारे पास बैलेंस फैक्टर 0, और यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, 1 माइनस 1 इक्वल हो गया हमारे पास 0, यानी यहाँ से भी हमारा ट्री बैलेंस है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। अगर इस नोड को देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो लेफ़्ट साइड पर लॉन्गेस्ट पाथ बनेगा वो है 2, और राइट साइड पर जो हमारे पास लॉन्गेस्ट पाथ बनेगा वो भी क्या है, 2। तो यहाँ से भी हमारा ट्री क्या है, बैलेंस है। तो इस तरह हम एक एवीएल ट्री कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जिसे हम बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री भी बोलते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास एक ट्री गिवन है। सबसे पहले हम इसके बैलेंस फैक्टर को चेक करें। अगर मैं इस नोड की बात करूँ, इसके लेफ्ट राइट पर कोई पाथ नहीं, इसका बैलेंस फैक्टर 0 है। इस नोड का भी बैलेंस फैक्टर 0 है, इस नोड का भी बैलेंस फैक्टर 0 है। अगर इस नोड की बात की जाए, लेफ्ट पर एक पाथ है, राइट पर भी एक पाथ है, यानी 1 माइनस 1 हमारे पास क्या है, 0, यानी यहाँ से भी हमारा ट्री बैलेंस है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। अगर इस नोड की बात की जाए तो लेफ्ट पर हमारे पास कोई पाथ नहीं, 0 माइनस, और राइट साइड पर हमारे पास एक पाथ है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, -1, यहाँ, यानी यहाँ से भी हमारा ट्री क्या है, बैलेंस है। अगर इस नोड की बात की जाए तो लेफ्ट साइड पर हमारे पास लॉन्गेस्ट पाथ क्या है, 2, और राइट साइड पर हमारे पास लॉन्गेस्ट पाथ क्या है, 2। तो हमारे पास जो बैलेंस फैक्टर बनेगा 0, यानी यहाँ से भी हमारा ट्री क्या है, बैलेंस है। अगर इस नोड की बात की जाए तो हमारे पास लेफ्ट साइड पर लॉन्गेस्ट पाथ क्या है, 2 है, और राइट साइड पर हमारे पास लॉन्गेस्ट पाथ क्या है, 3 है। अगर हम इस साइड से भी देखें तब भी 3 है, इस साइड से भी देखें तब भी 3 है। तो 2 माइनस 3 इक्वल हो गया हमारे पास -1 के, यानी यहाँ से भी हमारा ट्री बैलेंस है। अगर इस नोड की बात की जाए तो हमारे पास लेफ्ट साइड पर एक पाथ है और राइट साइड पर भी एक पाथ है, 1 माइनस 1 हमारे पास 0 हो गया, यानी यहाँ से भी हमारा ट्री बैलेंस है। अगर इस नोड की बात की जाए तो हमारे पास क्या है, 0 है, 0 है, यानी ये जो हमारा ट्री है वो बैलेंस्ड है। अब हम इसमें एक न्यू की इंसर्ट करेंगे, वो है हमारे पास 43। अगर 43 को 40 के साथ कंपेयर किया जाए तो 43 ग्रेटर है, इसलिए हम उसकी राइट साइड पर आ जाएंगे। इसी तरह अगर 50 के साथ कंपेयर किया जाए तो वो लेस देन है, इसलिए हम उसकी लेफ्ट साइड पर चले जाएंगे। 45 के साथ कंपेयर किया जाए तो 43 लेस देन है, इसलिए उसकी लेफ्ट साइड पर चले जाएंगे। अगर 41 के साथ हम कंपेयर करें तो 43 41 से बड़ा है, इसलिए हम उसकी राइट साइड पर चले जाएंगे, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 43। अब हम इसका बैलेंस फैक्टर चेक करेंगे। अगर मैं इस नोट की बात करूँ तो यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट राइट पर कोई पाथ नहीं, इसलिए इसका बैलेंस फैक्टर क्या होगा, 0। अगर इस नोट की बात की जाए, इसके लेफ्ट राइट पर कोई पाथ नहीं, इसका बैलेंस फैक्टर भी क्या होगा, 0। अगर इस नोट की बात की जाए, लेफ्ट राइट पर कोई पाथ नहीं, इसका बैलेंस फैक्टर भी क्या होगा, 0। अगर इस नोट की बात की जाए तो लेफ्ट पर हमारे पास कोई पाथ नहीं, राइट पर हमारे पास एक पाथ है, 0 माइनस 1 इक्वल हो गया -1 के,
तो हमारा जो बैलेंस फैक्टर है वो -1 है। अगर इस नोड के बैलेंस फैक्टर को देखा जाए तो हमारे पास लेफ्ट साइड पर लॉन्गेस्ट पाथ है 2 माइनस, और राइट साइड पर हमारे पास लॉन्गेस्ट पाथ है 1 2 माइनस 1 हमारे पास इक्वल हो गया 1 के, यानी यहाँ से भी हमारा ट्री क्या है, बैलेंस है। अगर इस नोड के बैलेंस फैक्टर को देखा जाए हमारे पास लेफ्ट साइड पर कोई पाथ नहीं है तो 0, और राइट साइड पर हमारे पास एक पाथ है 0 -1 हमारे पास इक्वल हो गया -1 के। अगर इस नोड की बात की जाए तो हमारे पास लेफ्ट साइड पर लॉन्गेस्ट पाथ है 1 2 3, तो हमारे पास लॉन्गेस्ट पाथ लेफ्ट साइड पे है 3 माइनस, और राइट साइड पर हमारे पास है 2, तो 3 - 2 इक्वल हो गया हमारे पास 1 के, यानी यहाँ से भी हमारा ट्री जो है वो बैलेंस है। अगर इस नोड की बात की जाए हमारे पास लेफ्ट राइट पर कोई पाथ नहीं, इसका बैलेंस फैक्टर भी क्या होगा, 0। अगर इस नोड की बात की जाए लेफ्ट राइट पर हमारे पास कोई पाथ नहीं, बैलेंस फैक्टर क्या होगा, 0। अगर इस नोड की बात की जाए हमारे पास लेफ्ट साइड पर एक पाथ है और राइट साइड पर भी हमारे पास एक पाथ है, तो हमारे पास जो बैलेंस फैक्टर बनेगा वो 0 होगा, यानी यहाँ से भी हमारा ट्री बैलेंस है। अगर इस नोड की बात की जाए तो लेफ्ट साइड पर हमारे पास लॉन्गेस्ट पाथ है 2, और राइट साइड पर अगर हम लॉन्गेस्ट पाथ की बात करें तो 1 2 3 4, राइट साइड पर हमारे पास लॉन्गेस्ट पाथ है 4, और ये इक्वल हो गया हमारे पास -2 के, यानी यहाँ से हमारा ट्री क्या हो गया है, अनबैलेंस हो गया। अब यहाँ से हमारा ट्री जो है अनबैलेंस हो चुका है। हमने देखना है कि हम रोटेशन किन 3 नोड्स पर परफॉर्म करेंगे। तो हमने देखना है जो हमने लास्ट की इंसर्ट की थी वो कहाँ पर है। तो अगर हम देखें जो हमारे पास 43 है वो राइट साइड पे यहाँ पे आई है, तो यहाँ पे जो हमारे पास ये 3 नोड्स हैं हम इन पर रोटेशन परफॉर्म करेंगे, यानी हम परफॉर्म करेंगे RL रोटेशन। अगर RL रोटेशन को मैं एक ही स्टेप में करूँ तो क्या होगा, ये जो हमारे पास 45 वाली नोड है वो हमारी रूट नोड बन जाएगी, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 45। जो 50 है वो हमारे पास राइट साइड पर आ जाएगा, तो यहाँ पर 45 के साथ हमारे पास आ जाएगा 50, और जो हमारे पास रूट नोड थी 40 वो हमारे पास लेफ़्ट साइड पर आ जाएगी, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 40। तो अगर यहाँ पर मैं देखूँ तो जो हमारे पास 50 वाली नोट थी उसके साथ हमारे पास दो नोट से अटैच थी 60 और 70, तो यहाँ पर हमारे पास 50 के राइट साइड आ जाएंगे 60 और यहाँ पर 70। उसके बाद जो हमारे पास 40 वाली नोट थी, जो हमारे पास रूट नोट थी, उसमें हमारे पास अटैच थे 30 20 एंड 35, तो हमारे पास वैसे ही आ जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास लेफ़्ट चाइल्ड पर आ जाएगा 30 20 और 35। अब यहाँ पर जो हमारे पास 45 था, जो हमारी रूट नोट बन चुकी हुई है, उसके भी हमारे पास लेफ़्ट और राइट चाइल्ड मौजूद थे, तो जो उसका लेफ़्ट चाइल्ड था वो हमारे पास लेफ़्ट साइड पर 40 के राइट साइड पर अटैच हो जाएगा। तो हमारे पास उसका लेफ़्ट चाइल्ड था 41, तो 40 के साथ राइट साइड पर अटैच कर दिया, और जो राइट चाइल्ड है वो हम राइट साइड पर 50 के लेफ़्ट साइड पर अटैच कर दिया, यानी जो हमारे पास राइट चाइल्ड था जो 45 के साथ अब राइट चाइल्ड उसका अटैच है, हम उसके लेफ़्ट साइड पर उसका राइट चाइल्ड अटैच कर देंगे, जो हमारे पास क्या है 46, और यहाँ पर जो 43 था वो 41 का राइट चाइल्ड था, इसलिए हम उसके साथ उसको अटैच कर देंगे, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 43। तो अगर अब हम इनके बैलेंस फैक्टर को चेक करें तो यहाँ पर हमारे पास 70 का बैलेंस फैक्टर होगा 0, क्योंकि लेफ्ट राइट पर कोई पाथ नहीं। 60 का बैलेंस फैक्टर हमारे पास होगा 0 -1 इक्वल टू -1, और 50 का हमारे पास बैलेंस फैक्टर होगा 1 -2 इक्वल टू -1, यानी यहाँ से भी बैलेंस है, यहाँ से भी बैलेंस है, यहाँ से भी बैलेंस है। अगर 46 वाले नोट की बैलेंस फैक्टर को देखा जाए तो लेफ्ट राइट पर कोई पाथ नहीं, इसका बैलेंस फैक्टर 0 है, यानी यहाँ से भी हमारा ट्री बैलेंस है। अगर इस नोट की बात की जाए तो हमारे पास लेफ्ट साइड पर लॉन्गेस्ट पाथ है 3, और राइट साइड पर हमारे पास लॉन्गेस्ट पाथ है वो भी क्या है 3 है, तो हमारा बैलेंस फैक्टर क्या बना 0, यानी यहाँ से भी हमारा ट्री बैलेंस है। अगर इस नोट की बात की जाए तो हमारे पास लेफ्ट साइड पर लॉन्गेस्ट पाथ है 2, और राइट साइड पर हमारे पास लॉन्गेस्ट पाथ है 2 2 -2 हमारे पास इक्वल हो गया 0 का, यानी यहाँ से भी हमारा ट्री बैलेंस है। अगर इस नोट की बात की जाए तो लेफ्ट साइड पर हमारे पास लॉन्गेस्ट पाथ है 1, और राइट साइड पर भी हमारे पास लॉन्गेस्ट पाथ है 1, यानी बैलेंस फैक्टर हमारे पास क्या आ गया 0, यानी यहाँ से भी हमारी नोट पॉसिबल है, और इनका बैलेंस फैक्टर भी हमारे पास क्या है 0, यानी यहाँ से भी बैलेंस है, यहाँ से भी बैलेंस है, और यहाँ से भी बैलेंस है। 41 को अगर हम देखें तो लेफ़्ट पर कोई पाथ नहीं है, राइट पर हमारे पास एक पाथ है, और यहाँ पर हमारे पास बैलेंस फैक्टर क्या आ गया -1, यानी यहाँ से भी हमारा ट्री बैलेंस है। तो इस तरह हमने जो अपने अनबैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री को बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री में कन्वर्ट कर दिया है, जिसे हम AVL ट्री भी बोल सकते हैं। आज के टॉपिक के लिए बस इतना ही।